मैं देश की वह आशा हूँ, मैं वह युवा शक्ति हूँ जो भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने का सपना लिए जी तोड़ प्रयासरत है। हाँ, मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। यहाँ उपस्थित माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय अतिथिगण और आदरणीय यहाँ निर्णायक मंडल के अधिकारियों को मेरा सादर प्रणाम। और इस उत्सव में मौजूद जोश और उत्साह से भरे मेरे सभी युवा भाइयों और बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं भूमि कुमारी पंडित बलीराम शर्मा कॉलेज तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी बांका से इस उत्सव में अपने वक्तव्यों को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा विषय है इंडिया एट द रेट 2047, मतलब भारत की आज़ादी के 100 साल। भारत यह एक देश नहीं, एक भावना है। 138 करोड़ लोगों की वह भावना जो दिन रात इसे प्रगति की ओर ले जा रही है। 1947 वह साल था जब भारत ने आज़ादी की अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी को तोड़कर अपना स्वर्णिम इतिहास विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में लिखा। और आज हम इस आज़ादी के, इस स्वतंत्रता के 100 साल पूरे करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि सर्वविदित है कि पूरा देश आज़ादी के 75वें साल के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मना रहा है, परंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं, जी हाँ, परंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आज भी 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं। बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनकी स्थिति गुलामी की जंजीरों में कैद उस व्यक्ति की स्थिति से कम नहीं। जंजीरें जो उन्हें रोजगार, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा पाने से रोक रहे हैं। ऐसी जंजीरें जिसमें महिलाओं को आज भी बराबरी का हक नहीं और वह अपने आप को असहाय और असुरक्षित महसूस कर रही है। ऐसी जंजीरें जिसमें गरीबों का मजाक और अमीरों को तवज्जो दी जाती है। जंजीरें जिसके भीतर आज भी कहीं न कहीं जाति, मजहब, आर्थिक और सामाजिक स्थिति के नाम पर भेदभाव किया जाता है। एक रिपोर्ट की माने तो भारत में अत्यंत गरीबी दर 10.2% है, जहां बेरोजगारी दर 8.30% है, तो साक्षरता दर सिर्फ 77.7% है। नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया बताती है कि भारत विश्व का 5वां सबसे ज्यादा प्रदूषित देश है। दोस्तों, यह सब कुछ ऐसी जंजीरें हैं जिसे तोड़कर उन्मुक्त गगन में उड़ना ही भारत की आजादी के 100 सालों का लक्ष्य है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत ने अब तक कुछ नहीं किया। भारत ने ऐसे मुकाम हासिल किए हैं जो अन्य समकालीन देश अब तक न कर सके। Shashi Tharoor also says that India is not, as people keep calling it, an underdeveloped country, but rather, in the context of its history and cultural heritage, a highly developed one in an advanced state of decay. भारत ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से हमेशा से समृद्ध रहा है। आज यह विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भी है। टेक्नोलॉजी और साइंस की दुनिया में भारत ने ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं जो बड़े बड़े विकसित देश तक न कर सके। आप कोरोना महामारी की वैक्सीन बनाने का ही उदाहरण ले लें। चाहे मंगल पर पहले ही प्रयास में पहुंचना हो या विश्व की चौथी सबसे अच्छी सेना तैयार करना हो, चाहे योगा के माध्यम से विश्व को शांति का संदेश देना हो या अनेकता में एकता का पाठ पढ़ाना हो, भारत ने इन सभी जगहों पर अपना लोहा मनवाया है। जहां एक तरफ खेलों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ स्टार्टअप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। आज डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल जैसी न जाने कितनी और योजनाएं सरकार द्वारा सफल रूप से चलाई जा रही है। धन्यवाद है उन महापुरुषों को, उन वीर सपूतों को जिन्होंने इस आजादी के लिए अपना सर्वोच्च में निछावर करने से पीछे ना हटे। परंतु दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उन महापुरुषों की कुछ आशाएं थी कि भविष्य का भारत, और यूं कहें कि स्वतंत्र भारत सूर्य की भांति चमकीला होगा। प्यार, सम्मान और शांति का संदेश लिए इस रोशनी को पूरे विश्व में फैलाते हुए एक असीम और अनंत ऊर्जा का भंडार होगा, जिससे पूरी दुनिया प्रेरित होगी। और जैसा कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में भी उन्होंने एक आदर्श भारत की परिकल्पना की है। Mahatma Gandhi also says that the future of India lies in its villages। तो दोस्तों, आइए हमारे पूर्वजों के सपनों के भारत की संरचना में हमारा योगदान भी गिना जाए। भाइयों और बहनों, भारत की सबसे बड़ी संसाधन इसकी युवा पीढ़ी है। जी हाँ, भारत विश्व का सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या वाला देश है। युवा मन आकांक्षी होता है, महत्वाकांक्षी होता है। आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ बैठे कि मुझे युवा इस शब्द पर इतना भरोसा क्यों है, मैं इस शब्द पर इतना जोर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि युवा हमारे देश का भविष्य है और यही युवा शक्ति एक देश को सफल राष्ट्र
होते हैं। जैसा कि अब्राहम लिंकन जी का भी कहना है कि द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। आज जरूरत है तो इस युवा शक्ति को एक दिशा दिखाने की, इसे और मजबूत करने की। अब सवाल यह उठता है कि हम यह कैसे कर सकते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन से अपनी जिम्मेदारियों और संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों को समझकर हम इस देश के सफल युवा बन सकते हैं। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि 2047 का भारत दो पहलुओं पर जरूर कामयाब होगा। पहला पहलू है डेवलपमेंट प्लस गुड गवर्नेंस, जिसका मतलब है देश का विकास और योजनाओं का सही रूप से निरूपण। दूसरा पहलू है संरक्षण हमारी संस्कृति, इतिहास और पर्यावरण का संरक्षण, मानवता और इसके मूलभूत सिद्धांतों का। The father of Indian Constitution, Dr. Bhimrao Ambedkar, also says that to make a great future India, the whole secret lies in organization, accumulation of power and coordination of wills. मुझे विश्वास है कि 2047 में जब हम आजादी का अमृत काल मना रहे होंगे, तब विश्व के भूगोल पर भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में एक नया इतिहास रचेगा। So let's have a strong desire and determination to create India 2047 of our vision. It is time to remove the hurdles and march forward and write the destiny of this nation with our own hand. I repeat, it is time to remove the hurdles and march forward and write the destiny of this nation with our own hand. जय हिंद। आज दिनांक 28 सितंबर 2022 को नेहरू युवा केंद्र खेल मंत्रालय भारत सरकार बांका की ओर से मैं वर्षा रानी सिंह यहाँ उपस्थित मुख्य अतिथि एवं मेरे प्यारे मित्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का मेरा विषय है भारत 2047। मैं इस विषय पर कहना चाहती हूँ कि हमारे देश की जनसंख्या जो कि अभी 133 करोड़ है, 2047 में ये बढ़कर पूरे विश्व में पहले स्थान पर आ जाएंगी। और आज भी युवाओं की जनसंख्या हमारे देश में बहुत अधिक है, जो कि हमारे सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो हमारे देश का अर्थव्यवस्था बहुत ही कमजोर था, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया। हमारे भारत देश के लोग अंग्रेजी के गुलामी के जंजीरों को तोड़कर अब आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के अगुवाई में हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हो रही है। धन्यवाद। मैंने भी अपने भारत देश के लिए एक सपना देखा है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न संस्कृति एवं धर्मों के लोग रहते हैं, जहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। हमारे हालांकि अभी भी कई देश के कई हिस्सों में जात पात, धर्म, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। आर्थिक स्थिति पे भेदभाव किया जाता है। मेरे सपनों का भारत ऐसा भारत होगा जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत एक प्रौद्योगिक और विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र पर कहीं बहुत से अन्य क्षेत्रों पर विकास कर रहा है। मैंने पूरे विकसित देश के रूप में भारत देश का एक सपना देखा है, जो केवल विदेशी विरासत से नहीं होगा, वो हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी बरकरार रखेगा, जिन पर हमें कई मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसे जनता के चाहने से नहीं होगा। उन पर सरकार को इस बात पर ध्यान और समय देने की आवश्यकता है, जिस पर हम अपने सपनों के भारत से रूबरू हो सकेंगे। पहला मुद्दा है शिक्षा और रोजगार। मैं ऐसे भारत का सपना देखती हूँ जहाँ शिक्षित हर एक नागरिक शिक्षित हो और हर एक को उनके योग्य के अनुसार उन्हें रोजगार मिले। दूसरा मुद्दा है धर्म के मुद्दे। मैं ऐसे भारत का सपना देखती हूँ जहाँ कोई जात पात धर्म के लिए कोई भेदभाव नहीं किया जाए, धर्म के मुद्दे को किनारे करके एक साथ कार्य करने से राष्ट्र को मजबूत बनाने का एक अहम कदम होगा। तीसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार देश में बहुत अधिक बढ़ रहा है, जो आम आदमी भ्रष्ट राजनेताओं से पीड़ित है। ऐसे भारत का सपना देखती हूँ जिसमें भ्रष्टाचार से मुक्त हो। चौथा है लिंग भेद। हमारा भारत देश एक पुरुष प्रधान देश है, जिसमें कुछ ऐसे सज्जन हैं जो महिलाओं को दो ही कामों के लिए समझते हैं, घर का चौका बर्तन और उन्हें खुश रखना। हमारे कुछ पढ़े
पढ़े लिखे कुछ ऐसे भी सज्जन हैं जो महिलाओं को पुरुषों से कंधा मिलाकर और उसे प्रेरित करते हैं। जय हिंद।